Hello and welcome to online classes of Sri Krishna Group of Education, Manoharpur, Jaipur, Rajasthan. Dear students, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी एक बात को नोट कर लें कि क्लासें रेगुलर रखनी है और नोट्स नियमित रूप से सिस्टमेटिक वे से बनाने हैं। और आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर्स का डिवाइडेशन, उनके मार्क्स किस प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं, उनकी हम यहाँ पर आज चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री देखिए, जैसा कि बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में है उसी प्रकार से यहां पर होगा, ज्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। वही है इनऑर्गेनिक, फिर है ऑर्गेनिक और लास्ट थर्ड पेपर होता है फिजिकल का। किसका होगा? फिजिकल का। मार्क्स का, थ्योरी का के मार्क्स होते हैं इसमें 33 मार्क्स मैक्सिमम, इसमें 33 और इसमें 34। अब मिनिमम कितने हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो मिनिमम 100 में से आउट ऑफ 100 कितने होने चाहिए? ये टोटल कितना हो गया 100 का थ्योरी का, तो इसमें कितने होने चाहिए आपके 99 मिनिमम मार्क्स। बाकी आपकी इच्छा की बात है, ठीक है। यूनिट्स इसमें भी कितनी होंगी 5, इसमें भी कितनी यूनिट्स होती हैं 5, और इसमें भी कितनी यूनिट्स होंगी 5। प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से एक-एक क्वेश्चन का चयन करते हुए कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिकल का आता है, तो प्रैक्टिकल होगा 50 मार्क्स का, 50 नंबर का। ये तो रहा अपना पेपर्स का डिवाइडेशन। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर में चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर में चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री और थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है आपको ये भी विदित होना चाहिए। हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस, कठोर एवं मृदु, अम्ल तथा क्षार। ठीक है, ये अपना है फर्स्ट लेसन, वो भी किसका? फर्स्ट यूनिट का। और फर्स्ट यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये हार्ड, ये सॉफ्ट
ये एसिड और ये क्या है, बेस। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एसिड और बेस की। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, उसके बाद में सेकेंड ईयर में पढ़ा। तो एसिड क्या होते हैं? सबसे पहले बचपन में आपने क्या पढ़ा कि जो नीले लिटमस पत्र को, किसको? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल। वो क्या होंगे? अम्ल। फिर एक और सुना होगा आपने बचपन में कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होंगे? अम्ल। स्वाद में क्या होंगे? खट्टे। वो क्या होते हैं? अम्ल। लेकिन जैसे ही आप कुछ बड़े हुए, अर्थात आप किस में आए? बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कौन से थे? लेविस एसिड बेस। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, जो कि आपने सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। तो वहां पर लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत में क्या था? लुईस अम्ल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार। इसका रिवर्स हो जाएगा बेस में, तो ठीक है। और यहां पर हम इसको कह सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता क्या कहलाएंगे? अम्ल। दूसरा, जो H प्लस त्यागते हैं वो क्या कहलाएंगे? एसिड। अब यहां पर एक तो कौन सा सिद्धांत था अपना? ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। उसमें H प्लस त्यागते हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। और एक है आरएनए सिद्धांत। आरएनए सिद्धांत में भी क्या था? जो H प्लस को डोनेट करते हैं वो भी क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। अब ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी में केवल H प्लस को लेकर किया गया था, जो कि आपको मालूम है कि जो H प्लस ग्रहण करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी में वो क्या कहलाएंगे? क्षार। और दाता एसिड। ठीक है। और यहाँ पर आरएनएस का जो सिद्धांत था उसमें जो H प्लस का डोनेशन करते हैं, H प्लस को डोनेट करते हैं, दान करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? अम्ल। और जो OH माइनस का दान करते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार। ठीक है। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं? एसिड की। ठीक है। और है एक लक्सफेल्ड सिद्धांत भी पढ़ा होगा आपने। लक्स का नाम आते हैं तो आपके माइंड में एक ही आता है ना, लक्सफेल्ड सिद्धांत। लक्सफेल्ड सिद्धांत में जो ऑक्साइड आयन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। अब इनका जो अपोजिट है वो क्या होगा? बेस। अर्थात लाल लिटमस पत्र को क्या कर दें? नीला। स्वाद में क्या होंगे? तीखे। और इनका अपोजिट कर देना, ये दाता हो जाएगा, ये ग्रहण करता हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें जो आरएनए सिद्धांत है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन दाता होगा, क्षार। और यहाँ पर ऑक्साइड आयन दाता क्या होगा? क्षार होगा, बेस होगा। ये तो हमने पढ़ा प्रीवियस ईयर में। और अब आगे देखिए, अब चलते हैं हम कहां पर? वर्तमान स्थितियों में, अर्थात बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में। अब देखिए, आपने सुना होगा संकुल का नाम। तो संकुल में क्या क्या होते हैं? एक तो केंद्रीय धातु आयन होगा और एक होगा लिगेंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। ओके। तो यहां पर ये लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने का कार्य करता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो लुईस सिद्धांत के अनुसार
अकॉर्डिंग टू लुइस लेविस थ्योरी क्या होंगे वे क्षार, क्या होंगे बेस। तो यहां पर यह किसकी भांति व्यवहार करेगा, बेस की भांति। और यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। तो यहां पर ये क्या है, मेटल आयन एसिड। अब यहां पर आपने ये सुना होगा कि संकुल होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, क्या होते हैं, स्टेबल। क्या होते हैं, स्टेबल। अब इनके स्थायित्व को समझाने के लिए वैज्ञानिक आए, कौन कौन से, आलेन, चैट और डेविस। चैट और डेविस कब आए, 1958 में, 1958। तो इन्होंने क्या बताया कि इस मेटल आयन के साथ में, इस मेटल आयन के साथ में लिगेंड की जुड़ने की प्रवृत्ति, अर्थात लिगेंड के साथ बंध बनाने की वरीयता का क्रम क्या होता है, उसको समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, धातुओं को दो समूह में, दो ग्रुप्स में क्या किया, डिवाइड किया, जिन्हें हम कहेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, तो आगे देखिए, हम यहां सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रुप ए के बारे में। समूह ए के बारे में, ठीक है। अब यहां समूह ए में उन धातु आयनों को रखा जाता है जो क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु, और कहां से आते हैं, हल्के संक्रमण धातु आयन होंगे, उनको किस में रखा गया है, समूह ए में। फिर से बोल रहा हूं, समूह ए में इन्होंने धातु आयनों को जो क्षारीय मृदा और हल्के संक्रमण धातु आयन हैं, उनको इस समूह में रखा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से गुण होंगे इसकी भी चर्चा करते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं प्रॉपर्टी, गुण। नंबर 1, इनका आकार क्या होगा, आकार क्या होता है, छोटा होता है। आकार क्या होगा, छोटा होता है। नंबर 2, आवेश की मात्रा धनावेश की मात्रा, आगे आप पूरा लिखेंगे, धनावेश की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। आकार छोटा है और आवेश की मात्रा अधिक है, तो यहां पर आवेश घनत्व आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, जी हां, अधिक। आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि यहां पर आवेश की मात्रा अधिक है और आकार क्या है, छोटा है। तो एक बार इधर देखना, ये क्या है, धनावेशित आयन, और इसके पास में क्या है, ऋणावेशित आयन। हमें मालूम है कि धनावेशित आयन ऋणावेशित आयन की तुलना में छोटा होगा, और जब छोटा होता है तो इसकी नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और जब यहां पर ज्यादा है तो इसके पास में उपस्थित दूसरे आयन अर्थात विपरीत आवेशित आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी, जिसके कारण
यह ऋणावेशित आयन गोलाकार से अंडाकार में परिवर्तित हो जाता है। अब इसे ऋणावेशित आयन की ध्रुवित होने की प्रवृत्ति कहते हैं और धनावेशित आयन की क्या कहलाएगी? ध्रुवण क्षमता। क्या कहलाएगी? ध्रुवण क्षमता। अब यहां पर एक बात और नोट करना अपने माइंड में कि यहां पर भी क्या है? नाभिक है और नाभिक में क्या होता है? धनावेश। अब यहां पर ये नाभिक इसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ की तुलना में यहाँ पर आकर्षण बल क्या होता है? कम होगा। अतः धनावेशित आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती, अर्थात इसका ध्रुवण नहीं कर पाती है। जब इसका ध्रुवण नहीं करेगी तो यह गोलाकार से अंडाकार में परिवर्तित नहीं होता है। कुछ हद तक ये क्या करती है? अट्रैक्शन फोर्स तो जरूर लगता है, लेकिन इसको ध्रुवित नहीं कर पाएगा ये। कौन? ऋणावेशित आयन। अतः इस धनावेशित आयन की ध्रुवित होने की प्रवृत्ति क्या होगी? कम, और ध्रुवण क्षमता क्या होगी? अधिक। ध्यान रखना सदैव ध्रुवण क्षमता किसकी होती है? धनावेशित आयन की। और ध्रुवित होने की प्रवृत्ति ये टर्म किसके रेस्पेक्ट में आएगी? ऋणावेशित आयन के रेस्पेक्ट में। और यह टर्म किसके रेस्पेक्ट में आती है? धनावेशित आयन के रेस्पेक्ट में। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, तो फर्स्ट ईयर में आपने ये अच्छे से समझ लिया था। फिर एक बार वापस इसको रिकॉल कर लेना, ठीक है। तो यहां पर हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? ध्रुवित होने की प्रवृत्ति। अब इसके ध्रुवित कौन हो रहा है? ऋणावेशित। तो ध्रुवित होने की प्रवृत्ति ज्यादा किसमें है? ऋणावेशित आयन में। तो यहां पर यदि हम लिखेंगे तो क्या होगा? ध्रुवित होने की प्रवृत्ति कम, ध्रुवण क्षमता अधिक, ध्रुवण क्षमता अधिक। अब आपको मालूम है कि संयोजकता कोष में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें बंध बनाने की प्रवृत्ति उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितने अधिक बंध बनेंगे संकुल उतना ही क्या बनता है? मजबूत बनता है। और कंपाउंड उतना ही क्या होगा? स्टेबल होगा। कंपाउंड क्या होगा? उतना ही स्टेबल होता है। तो यहां एक और लिखना, संयोजकता। आगे आप लिखें, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। अब उदाहरण लिखना इसके। उदाहरण फर्स्ट ए वर्ग अर्थात क्षारीय धातु आयन, सेकंड ए वर्ग अर्थात क्षारीय मृदा धातु आयन। और कौन से आ जाएंगे? जैसे क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, Fe+3 हो गया, B+3 हो गया, Cr+6 हो गया,
एक्सेट्रा, जिनके ऊपर क्या पाया जाता है, टाइटेनियम +4 हो गया, एक्सेट्रा। जिनके ऊपर है आवेश घनत्व का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा, वे किस में आएंगे, समूह ए में, ग्रुप ए में आएंगे। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। आगे देखिए, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, धातु की। ग्रुप बी, समूह बी। यहां पर क्या है कि वे धातु आयन जिनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात आकार में क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और उन पर आवेश घनत्व का मान कम पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है, तो वे कौन से समूह में आएंगे, बी में। कौन से समूह में आएंगे, बी में। किसने कहा, आयरलैंड, चैट और डेविस ने। कब, 1958 में। तो यहां पर आप ये लिख देना जो मैंने अभी बोला है। अब यहां पर देखिए गुण वही होंगे, लेकिन उससे अपोजिट होंगे। क्या होंगे, उससे अपोजिट। क्या, आकार बड़ा होगा, सिस्टमेटिक लिखते चलना। धन आवेश की मात्रा, ऑक्सीकरण तो अवस्था थोड़ा ना लिखवाई थी। धन आवेश की मात्रा क्या होगी, कम। आकार अधिक है, आवेश की मात्रा कम, तो आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कम। और जब आवेश घनत्व कम होगा तो यह ऋण आवेश को क्या करेगा, कम ध्रुवित करता है, अर्थात इसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, विकृति क्या होगी, इसमें अधिक होगी। विकृति क्या होगी, इसमें अधिक होती है। आपको यहाँ पर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके उदाहरण देखिए, Ag प्लस Ag2 प्लस मर्क्यूरिक, और ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस। कहीं कहीं पर ये इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है, Ag प्लस, ये भी क्या है, मर्क्यूरस। Pd+2, पैलेडियम +2, Pt+2। ये किस में आते हैं, सारे के सारे ग्रुप बी में। किस में आएंगे, ग्रुप में बी में। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार कोई समस्या। हमने धातुओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर लिया। अब देखिए आगे लिगेंड के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में जो जुड़ेंगे वो किस प्रकार से होते हैं। तो लिखना, वे लिगेंड जो समूह ए की धातुओं के साथ बंध बनाने की वरीयता अधिक रखते हैं, समूह बी के
लिगेंड कहलाते हैं। समूह बी के लिगेंड कहलाते हैं। एरो लगा के लिखना। सॉरी, समूह ए के क्या कहलाएंगे? समूह ए के। जो समूह ए के साथ में वरीयता रखेंगे वो क्या कहलाएंगे? समूह ए के लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, अब एरो लगा के इसमें लिखना, विभिन्न लिगेंडों की समूह ए के साथ बंध बनाने की वरीयता का क्रम, वरीयता का क्रम। देखो नाइट्रोजन 15वां वर्ग नाइट्रोजन ज्यादा होगी किसके साथ में? समूह ए के धातु आयनों के साथ में। फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। उसके बाद में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और क्या हो जाएगा? टेलुरियम। उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन सा क्रम है ये? घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। ठीक है, अब आगे एरो डाल के फिर से लिखना, वे लिगेंड जो समूह बी के धातु आयनों के साथ, समूह बी के धातु आयनों के साथ बंध बनाने की वरीयता अधिक रखते हैं, बंध बनाने की वरीयता अधिक रखते हैं, टेंडेंसी अधिक रखते हैं, प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। एक ही बात, वे समूह बी के लिगेंड कहलाते हैं, समूह बी के लिगेंड कहलाते हैं। यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। फिर आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये अपना आयलैंड, चैट और डेविस का समूह ए और समूह बी वर्गीकरण क्या हो गया? कंप्लीट। मैं तो उम्मीद यह रखता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपको यदि किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप नो डाउट बिना हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।